हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। ये वीडियो वन शॉट होगा और इसमें कंप्लीट हर फार्मूले पे हर क्वेश्चन जो है लग जाएगा। हर फार्मूला पहले आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। क्विक रिवीजन टाइप का क्वेश्चन जो है वीडियो बनेगा। पहला जो हम लोग फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट के लिए। करंट क्या होता है? फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर सेकेंड। करंट क्या है? I बराबर क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज है। टी क्या है? समय है। तो फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो पहला फार्मूला I बराबर मिला क्यू बाई टी। अब क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश कैसे पैदा होता है? आवेश पैदा होता है इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने से। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब भी आवेश बनेगा, आ जाएगा तब भी आवेश बनेगा। ठीक, तो किसके वजह से चार्ज पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक नया फार्मूला बन के आ गया, क्या? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बना? चार्ज। तो चार्ज बराबर मिल गया क्यू बराबर मिल गया एन ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। और एन क्या है? अब एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन उन्हीं नंबर को बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलॉम पर सेकेंड। तो आई बराबर अगर क्यू की जगह एन ई रखोगे तो एन ई बाई टी और यूनिट मिल गया कूलॉम पर सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे लिखा है करेंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द चार्ज ऑफ सर्किट। एक जो है सर्किट है, एक तार है जिसके अंदर 150 मिली एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। 2 मिनट तक दौड़ा दिए तो कितना उस पर चार्ज पैदा होगा, कितना आवेश पैदा होगा, उसी को बताना है। फार्मूला सामने है। आई बराबर लिखे हो क्यू बाई टी। आई क्या है? करंट। क्यू है चार्ज और टी क्या है? समय। हमसे कह रहा है कि चार्ज बताइए, तो जब चार्ज बताना होगा तो टी को इधर भेजिए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। आई की वैल्यू दे रखा है, समय की वैल्यू दे रखा है। आई कितना दे रखा है? 150 मिली। मिली का मतलब है 10 के घाते 3, तो 10 के घाते 3 कर दीजिए। और समय दिया है 2 मिनट। 2 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। देखिए जो भी चीजें हम जो है मेजर करेंगे ना, वो सब के सब हम स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करेंगे। तो मिनट जो है उसको बदल देंगे किसमें? सेकंड में। तो सेकंड में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 हो गया, 150 और 10 टू द पावर माइनस 3 है, और ये हो गया 120। 60 दूना 120। देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो कम कर दीजिए, तो 15 हो गया, तो 12 हो गया, और 2 जीरो कम कर दोगे तो -1 हो गया। अब इसको करोगे तो 180 आएगा और 10 घाते -1 आएगा, या 1 जीरो और कम कर दोगे तो 18 कूलॉम आ गया चार्ज। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक तार है जिसके अंदर 150 एम्पियर का धारा भाग रहा है, 2 मिनट तक भागा, तो उसमें कितने चार्ज पैदा हो जाएंगे? तो चार्ज का फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। आई का वैल्यू 150 माइक्रो एम्पियर था और समय का वैल्यू 2 मिनट था। 2 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके ऊपर का क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगले फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए। आइए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं इसी फार्मूले पर। क्या बोला है कि इफ 6 इंटू 10 टू द पावर 46 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर फॉर 20 सेकेंड, फाइंड द करंट। यदि कोई तार है और उसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या भागे जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है 6 गुणे 10 के घाते 46। कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है? कितने सेकंड के लिए दौड़ रहा है? टी भी दे रखा है 20 सेकंड। तो कह रहा है कि आई की वैल्यू बताइए। यही फार्मूला है, आई बराबर क्यू बाई टी या आई बराबर एन ई बाई टी। अगर आवेश दिया रहेगा तो क्यू, इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो एन ई बाई टी। तो यहाँ क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है, तो चलिए लगाते हैं आई बराबर एन की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 46। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, यानी एन हो गया। सॉरी, यहाँ एन दिया हुआ है, न कि ई दिया हुआ है।
n बराबर 10 इंटू 10⁻46 दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, n की वैल्यू ये हो गया और ये हो गया E की वैल्यू, समय की वैल्यू था 20। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो I बराबर हो जाएगा, देखिए 46 पॉजिटिव है और 19 क्या है माइनस, 46 में से 19 घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा देख लेते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 20, और ये आ जाएगा 46 में से 19 जाएगा तो आ जाएगा 27, 10⁻27। सॉल्व कर लीजिए इसको, एक जीरो और कम कर दीजिए तो और हो जाएगा 6 इंटू 1.6 10⁻, ये आ गया 26 और नीचे बच गया 2, ये एक जीरो ऊपर जाएगा तो एक जो है घात कम हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 4.8 10⁻26। ये हो गया एम्पियर, एम्पियर है यानी इलेक्ट्रिसिटी भाग रहा है तो एम्पियर। ठीक है, क्या क्या दिया था एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिया था कि n बराबर इतना इलेक्ट्रॉन किसी तार में दौड़ रहा है, 20 सेकंड के लिए दौड़ा तो उसमें करंट कितना होगा। तो देखिए n की वैल्यू था, समय दिया हुआ है, और हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये अपने से रखना होता है, होता है 1.6 10⁻⁻19। बस वैल्यू रखा गया है, सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं अगला फार्मूला और अगला टॉपिक फिर से सॉल्व करते हैं। नोट करिए इसे। आइए अगला फार्मूला शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, पोटेंशियल का मतलब होता है विभव, विभव का मतलब है दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि कोई आवेश है और वो बहुत दूर है या इनफाइनाइट दूर है या किसी टर्मिनल पर बैठा हुआ है, और वहां से इनफाइनाइट दूरी से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे विभव यानी पोटेंशियल। इसके लिए क्या दिया है फार्मूला, V बराबर होता है W/Q। इसको नापते किसमें है, वोल्ट में। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। किसी आवेश को इनफाइनाइट दूरी से लाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाएगा, विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में लाने के लिए। एक क्वेश्चन देखते हैं इसको, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। शॉर्ट्स में लिख दिए हैं समझाने के लिए। कह रहा है कि यदि बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 20 कूलम का जो चार्ज है उसको लाने के लिए 100 जूल काम करना पड़ता है, तो भी कितना होगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो जो चीजें दिया है पहले वो लिख लीजिए और जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। देखिए क्या क्या दिया है, W दिया है कि 100 जूल का काम करना पड़ रहा है, कितना आवेश है 20 कूलम का, और कैलकुलेट क्या करना है, V करना है। तो बस फार्मूला आपके सामने है, V = W के बाई क्या दिया हुआ है Q। W है 100 और नीचे है 20, कट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5 वोल्ट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 100 वोल्ट 100 जूल का कार्य करना पड़ रहा था 20 जो है कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में। कोई बैटरी रहेगा तो बैटरी ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए यही बैटरी है, ठीक है, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, इसमें तार जोड़ दिए हो ऐसे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भागेगा प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी प्लस से माइनस की तरफ, तो यहां से लेके यहां तक आने में कुल काम करना पड़ गया 100 जूल का, और चार्ज कितना उत्पन्न था उसमें 20 कूलम का, 20 कूलम का चार्ज था, यहां से यहां तक पहुंचाने में 100 जूल का करना पड़ गया। अब जैसे फीटर से लाइन चलेगा, लाइट करंट चलेगा,
और वो पूरे शहर को या पूरे गांव को कवर करते 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 फिर वापस फीटर में पहुंच जाएगा। वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नोट करिए इसे, एक आध क्वेश्चन और बनता है तो, नहीं तो अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फार्मूले पर। देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। 2 कूलम का आवेश है, चार्ज है, उसको जो है तार में दौड़ाना है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पहले जो स्टेपलाइजर पे करंट था वो था, स्टेपलाइजर पकड़ लीजिए, स्टेपलाइजर में पहले 118 वोल्ट दिखा रहा है, फिर हम स्टेपलाइजर को घुमा दिए और घुमा के हमको करना है कितना, 128 वोल्ट। यानी यहाँ पर कम जो है हमको करंट मिल रहा था, तो उसको हमने ऐसे घुमाया और पहुंचा दिया 128 पे। तो कह रहा है कि कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जब भी आप देखोगे विभव में कुछ परिवर्तन करोगे तो कार्य में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो देखो पहले था, शुरू में अगर देखा जाए तो 118 है और बाद में कितना हो जा रहा है, 128। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है, करेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस पहले कार्य निकालना है, तो यहाँ पर हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। 128 में से 118 घटा देते हैं, ये आ जाएगा 10 वोल्ट, यानी V की जो वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। Q का वैल्यू दे रखा है 2 कूलम। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, W। तो देखिए यहाँ से देखोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ चले तो W बराबर क्या मिल जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। Q कितना है, Q है 2, डेल्टा V कितना हमने निकाल रखा है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 20 जूल। यानी जो हमारा कार्य निकल के आया वो कितना आ गया, 20 जूल। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। 118 वोल्ट स्टेपलाइजर पे दिखा रहा था, वहां पर मान लीजिए आपका कोई पंखा टीवी वगैरह है वो नहीं चल रहा है, आपको बढ़ाना है और बढ़ा दिया आपने 128 पे, तो 10 का डिफरेंस भाग गया, यानी V1 था, जो V1 है वो था 118 और V2 कितना हो गया, वो हो गया 128। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से यहाँ कितने का अंतर आया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया V। 128 में से 18 घटाएंगे 10, ये आ गया V का वैल्यू। चार्ज दे ही रखा है 2 कूलम, तो W बराबर Q इंटू डेल्टा V, 2 से मल्टीप्लाई 10 में करे आ जाएगा 20। इसको आप नोट करिए। अब चलते हैं अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कूलम्स। नहीं, कूलम्स तो इंटर में पढ़ना है आपको, अगला टॉपिक पढ़ना है, शायद आपको कूलम्स, हाँ कूलम्स ही ला पढ़ना है, ठीक है, इसको रख लीजिए, नोट कर लीजिए। सॉरी, आपको जो है कूलम्स लॉ नहीं पढ़ना है बल्कि ओम्स लॉ पढ़ना है। कूलम्स लॉ जो है तो इंटर में है, यानी 12 में है। ओम्स लॉ पढ़ना है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा लॉ है। क्या कहता है कि यदि कोई सर्किट के अंदर, किसी तार के अंदर करंट भाग रहा है ना, और उसमें अब जब करंट दौड़ेगा तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक दौड़ेगा, तो उसमें जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी पैदा हो जाएगा। यानी I दौड़ रहा है तो क्या पैदा हो जा रहा है, भी पैदा हो जा रहा है। और अगर उस सर्किट के अंदर कोई भी हम लोग फिजिकल चेंज न करें, फिजिकल का मतलब है उसके टेम्परेचर वगैरह में चेंजिंग न करें, समझ में आ रहा है, वायर का टेम्परेचर वगैरह न बढ़ाएं, एकदम कांस्टेंट रखें, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के ऊपर। कहने का मतलब जितना हम करंट बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, या जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा हमारे जो है स्टेपलाइजर वगैरह में घर में हम देखा है, जितना हम लोग स्टेपलाइजर को घुमाते हैं और वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना करंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। वही सिंपल सा लॉ है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा R, ये है रेजिस्टिविटी ऑफ सर्किट, तो V बराबर क्या आ गया, IR।
इतना बात समझ में आया। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध। अब करंट दौड़ेगा ना तार के अंदर, तो चूंकि देखिए उसमें क्या है, तमाम एटम्स बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की टक्कर होता रहेगा, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती रहेगी, ब्रेकर का काम करेगा। वही ब्रेकर ही क्या है, रजिस्टिविटी है, यानी रेजिस्टेंस है। तो V बराबर आई आर, ये फार्मूला निकल गया। पूछता है कि ग्राफ कैसा रहेगा, तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10, ये 20 है तो ये भी 20। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना गैप ये चढ़ेगा उतना गैप ये, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, लीनियर। कैसे मिलेगा ये देख लीजिए। अगर एक खाना इधर बढ़ेंगे तो एक खाना इधर बढ़ना पड़ेगा, एक खाना इधर बढ़ोगे तो एक खाना इधर बढ़ना पड़ेगा। तो अगर ग्राफ ऐसे ड्रा करते हैं हम लोग, तो सेम टू सेम उतना ही गैप मिलेगा। और ऐसे देख रहे हैं हम लोग कि जितना आप इधर भागेंगे उतना इधर भागना पड़ रहा है, फिर आगे जितना जाएगा उतना ये। तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमको, जो पॉइंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक लीनियर मिलेगा। लीनियर ग्राफ का मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसमें क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एक चीज और उसमें देख लेते हैं, आर, जो आर है इसी को ओम कहते हैं, और मतलब इसको नापते हैं ओम में, और सिंबल इसका ये है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओम। ठीक है, इसको कहते हैं ओम, और इसी सिंबल के नाम से ओम्स लॉ भी पड़ा हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन करवाते हैं तुरंत इसी पर अभी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली करवाते हैं कि इन अ सर्किट, इन अ सर्किट 5 एम्पियर, in circuit 5 ampere current flow with 20 volt potential. Calculate the resistance R. कह रहा है कि कोई सर्किट है, कोई तार है, उसके अंदर 5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, चल रहा है, फ्लो हो रहा है, और 20 वोल्टेज का जो है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आर का वैल्यू बताइए। तो यहां से देखिए आर क्या मिलेगा, यहीं से देखिए आर अगर हमको निकालना है तो आई को भेजेंगे इधर, तो यानी भी के नीचे क्या हो जाएगा, आई। तो आर बराबर फार्मूला मिल गया है भी बाई आई। भी दिया है 20, आई दिया है 5, कट करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 ओम। ये आ गया रजिस्टेंस। यानी 20 वोल्ट का अगर करंट भाग रहा है, 5 एम्पियर के जो है 5 एम्पियर का करंट भाग रहा है 20 वोल्ट पर, तो जो रजिस्टेंस आएगा यानी जो रुकावट आएगी वो आएगी 4 एम्पियर, 4 ओम। ठीक है, नोट करिए इसे। एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं इस पे और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, इसको आप बुक से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जो रेजिस्टेंस होता है यानी जो रुकावट है करंट के अंदर, तार के अंदर जो करंट चल रहा है उसके अंदर जो रुकावट पैदा करता है, वो तार के लंबाई के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना लंबा तार रहेगा उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और उतना कम करंट हमारे घर पे पहुंचेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो तार के मोटाई पर यानी क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला है इनवर्सली, जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो एक फार्मूला ये निकल के आया है आपका, ये जो फार्मूला आया होगा ये आप घर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम अगला टॉपिक देखेंगे। क्या, एक मिनट देख ले क्या है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग
ठीक है, ये फार्मूला आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये रो है जो स्पेसिफिक रजिस्टिविटी कहलाती है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इस पे सवाल दे सकता है या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है। इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। जो जरूरी है वो है रजिस्टर इन सीरीज। तो रजिस्टर इन सीरीज क्या होता है, अगर सड़क पे एक लगातार ब्रेकर बने रहेंगे, एक लगातार अगर ब्रेकर बने रहेंगे तो वो कैसे जो है रुकावट करेंगे, उनके लिए क्या फार्मूला आएगा। तो उनके लिए फार्मूला देखिए आता है, अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एक सर्किट के अंदर। रेजिस्टेंस यूज क्यों होते हैं, करंट के स्पीड को कम करने के लिए। करंट का स्पीड कम कर देंगे तो हमारे यहाँ जो करंट पहुंच रहा है वो कम हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल बताते हैं, मोबाइल का चार्जर, घर के बोर्ड में 220 240 वोल्ट आ रहा है, मोबाइल जो हम लगा देते हैं तो उसमें 15 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट रह जाता है। कौन कम कर रहा है उसको, यही रेजिस्टेंस कम कर रहा है, रजिस्टर। तो अगर सीरीज में लगा रहेगा रजिस्टर तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए जो फार्मूला आएगा वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बहुत सारे लहरेंगे तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया। एक दूसरा विधि होता है रजिस्टर इन पैरेलल, अगर पैरेलल लगे हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, इसके लिए फार्मूला आता है 1/R1 इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और भी रहेंगे तो और लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आप खुद पढ़ लीजिएगा किताब से। मैंने उसको समझा भी दिया है कि लंबाई जितना बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना कम करंट आएगा। जितना पतला तार रहेगा उतना कम करंट हमारे यहाँ आएगा, जितना मोटा तार रहेगा उतना ज्यादा करंट आएगा हमारे यहाँ। इसलिए जो 11,000 की सप्लाई आती है फीटर से, वो मोटे मोटे तार में आती है, और हमारे घर में जो केबल होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है जहाँ खंभे से लाते हैं, लेकिन जो घर की वायरिंग होती है वो पतले पतले तार से होती है। वो इसलिए होती है कि हमारे घर में कम से कम करंट पहुंचे, नहीं तो हमारे जो अप्लायंस है, उपकरण है, वो सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, इस पर क्वेश्चन लगवाते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नोट करिए। आइए रजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के ऊपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज वाले के ऊपर, 5 ओम 10 ओम 15 ओम का जो है लगातार तीन जो है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और जो हमारा बैटरी है वो 12 वोल्ट का, यानी V दिया हुआ है, R दिया हुआ है। कैलकुलेट करने कह रहा है कि करंट की वैल्यू निकालिए और R की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले R की वैल्यू निकालेंगे। R बराबर क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सीधा सीधा लगा है, एक के बाद एक लगा है, एक एक का जो है हेड दूसरे के पूंछ से लगा हुआ है, तो उसको सीरीज कहते हैं। ये वाला इसके पूंछ को पकड़ा है, ये वाला इसके पूंछ को पकड़ा हुआ है, एक के पीछे एक लग जाए तो उसको सीरीज कहते हैं। तो सीरीज के लिए फार्मूला था R1 R2 R3। तो जो R निकल के आएगा वो 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी यहाँ 5 10 और 15, यानी हो गया 30 ओम। ये R निकल के आ गया। I कह रहा है कि I की वैल्यू निकालिए। तो अभी फार्मूला पढ़े थे हम लोग, V बराबर था IR, या I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। अब V कितना है 12, I कितना है 30, कट कर देंगे तो आ जाएगा 4/10, या जो हमारा I आएगा 0.4 एम्पियर। 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन उसमें तीन रजिस्टर सीरीज में जोड़ दिए हैं, तो करंट इतना कम हो गया कि 0.4 एम्पियर ही पूरे सर्किट में दौड़ेगा। ऐसे ही काम करते हैं मोबाइल चार्जर वगैरह में। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सीरीज वाला तो हो गया, पैरेलल वाला देख लेते हैं। तो पैरेलल में देखिए तीन ठो जोड़ा गया है रेजिस्टेंस, 40 40 और 20 का। बैटरी है क्या, हाँ 12 वोल्ट की। तो देखते हैं हम लोग कि इसका I और R कितना निकल के आता है। तो जो इसके लिए फार्मूला था 1/R था, 1/R बराबर 1/40 प्लस 1/40 और प्लस 1/20। ठीक है, लसा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 40 होगा 1/R बराबर, तो 40 से भाग देंगे 1 1 प्लस 2, यानी हो गया 4/40, कट करेंगे 1/10, यानी 1 जो R मिला 1/10 आ गया, या हमारा आ गया R बराबर 10, R 10 आ गया। ठीक,
अब अगला क्या है कि आई निकालेंगे, तो आई बराबर जो होता है वो V बाई क्या होता है R। तो आई बराबर 12 के बटा 10 करेंगे 1.2 वोल्ट। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे घर में जो है जो रजिस्टेंस यानी जो हमारे उपकरण जोड़े जाएं, उपकरण एक के बाद एक लगाए जाएं, वो सीरीज में नहीं लगाना चाहिए। किसमें लगाना चाहिए? पैरेलल में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैरेलल में देखिए ज्यादा वोल्ट जनरेट करके दे रहा है और वहीं सीरीज में कम आ गया, करंट कम हो गया, उसमें करंट ज्यादा। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर दो बल्ब हैं, एक को सीरीज में जोड़ा गया है, कई ठो बल्ब हैं, मान लीजिए 3-4 बल्ब हैं, अगर उनको सीरीज में जोड़ दिया जाए तब अच्छे से ज्यादा बढ़ेंगे या जलेंगे, या फिर उनको जोड़ दिया जाए पैरेलल में तब तेजी से ग्लो करेंगे। तो ग्लो करेंगे तेजी से पैरेलल वाले में। हमारे घरों में भी जो उपकरण जोड़े जाते हैं वो सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है बल्कि पैरेलल में जोड़ा जाता है, ताकि हमें मैक्सिमम जो है करंट मिल सके। नोट करिए, एक आध दो क्वेश्चन इस पे और करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक देखिए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा है या पूछ सकता है ऐसा, उस पर चर्चा करते हैं। एक ऐसा चित्र बना के दे दिया है और इसमें मिक्सअप दिया हुआ है, पैरेलल का भी मिक्सअप दिया हुआ है और श्रेणी यानी जो आपका सीरीज वाला है वो भी दिया हुआ है, और पैरेलल दोनों को मिक्स करके बना दिया हुआ है एक सर्किट, और कह रहा है कि इसमें आर निकालिए और आई करंट निकालिए। तो देखिए इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि देखेंगे पहले कि कौन कौन सा सीरीज में बन रहा है, कौन कौन सा पैरेलल बन रहा है। ठीक है, सीरीज वाला बताएं कि एक के पीछे एक अगर जुड़े हैं तो वो क्या है? सीरीज। और कहीं भी ब्रांच जैसा दिख जाए, शाखा जैसा एक लाइन जा रही है उसमें एक और लाइन निकल जाए, तो वहां पर हो जाएगा पैरेलल। इसको ध्यान से चित्र को देखिए, हर जो आपका रेजिस्टेंस है वो 3-3 एम्पियर का दिया हुआ है, R1 R2 R3, आपका R4 और R3, 5 ठो लगाया हुआ है, 40 वोल्ट का बैटरी है, एम्पियर मीटर उसमें नापने के लिए है कि कितना उसमें करंट भाग रहा है। ये बटन दिया हुआ है, बटन चालू कर देंगे तो करंट भागेगा, बंद कर देंगे तो नहीं भागेगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, अभी बताया कि पैरेलल और सीरीज को पहले पहचान लो कि कहाँ है। आइए देखते हैं। ऐसे चलोगे, इस वाले लाइन में चलो तो यहाँ देखो 1-3 लेकिन इसके बीच में क्या आ गया? एक ठो ब्रांच आ गया। तो जैसे ही ब्रांच आ जाएगा ये दोनों अलग हो जाएंगे, और ब्रांच वाला क्या करता है? पैरेलल बनाता है। कितना बात समझ में आ गया? तो मतलब ये और ये तीनों के बीच में क्या हो रहा है? ब्रांच। तो ब्रांच वाले क्या करते हैं? पैरेलल बनाते हैं। तो पैरेलल वाले को पहले छोड़ देना है, तुरंत पहले सीरीज को पकड़ो। देखो आगे बढ़ो, ये इसका पूंछ जो है, इसका मुंह इसके पूंछ को पकड़ा हुआ है, ये ऐसे देख रहे ना, ऐसा जाके ऐसे घूम गया है, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके बीच में कोई ब्रांच है? यहाँ से यहाँ कोई ब्रांच तो है नहीं, इन दोनों के बीच में कोई ब्रांच नहीं है। तो जब ब्रांच नहीं रहेगा तो वो रहेंगे सीरीज में। किसमें रहेंगे? सीरीज में। तो सीरीज के लिए जो हमारा आर निकल के आएगा, आर डैश, इसको आर डैश निकालते हैं तो वो आ जाएगा, R2 को लिए हैं R3 को लिए हैं, तो 3 और +3 आ जाएगा 6 ओम। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दिन आपको लाइव क्लास भी पढ़ा देंगे। R1 जो था, R डैश जो था, किसके साथ शुरुआत किए? सीरीज वाले के साथ। इसका मुंह जो है इसके पूंछ से लगा हुआ था, और कोई भी इसमें जो है पेड़ पालो जैसा शाखा निकला नहीं हुआ है, ब्रांच नहीं निकला हुआ है, तो ये दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में रहेंगे, सीधा सीधा पकड़ कर जोड़ दो। समझ में आ गया? तो ये हो गया 6। जैसे ही जोड़ोगे तो नया चित्र बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। अभी यह चित्र वापस बनाना पड़ेगा, हम बना दे रहे हैं, आप लोग नहीं बनाइएगा। यहाँ 40 वोल्ट लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ नीचे आए तो यहाँ पर 3 वाला लगा था, यहाँ एक तो इसे ब्रांच लगा हुआ है, और ई वाला ये और ई दोनों जुड़ के कितना हो गया? 6। तो ऐसे हो गए होंगे। ठीक है, भाई ब्रांचवा देखिए, ब्रांच यहाँ पर लगा हुआ है और ये वाला
और ये दोनों 6 हो गया, और ये 3 है, ये भी 3 है, और यहाँ एक ठो लगा हुआ है, ये भी 3 है। समझ में आया? यहां से इन दोनों को ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पैरेलल है, पैरेलल जैसा दिख रहा है। तो अगर पैरेलल है तो निकाल लीजिए आर डबल डैश। तो आर डबल डैश क्या होगा? पैरेलल के लिए फार्मूला 1/3 प्लस 1/6, लसा लीजिए 6, तो आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1, आ गया 3/6, यानी आर 1/r डैश, 1/r डैश ये निकल गया 3/6, या काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी अब आर डैश को अगर ऊपर ले चलोगे तो ये आ गया 2 ओम। एक तो रिजल्ट यहाँ आया था और एक रिजल्ट यहाँ आया था। इसको मैं सर्किल करता चल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ रिजल्ट निकल रहा है। एक रिजल्ट यहाँ, एक रिजल्ट यहाँ, ठीक। अब देखिए, एक तो यहाँ से दोनों खत्म होकर 6 हो गए थे, और फिर ये दोनों खत्म होकर क्या हो गए? 2। नया चित्र बनाते हैं। नया चित्र जो बनेगा, यहाँ 40 वोल्ट है, यहाँ 3 ओम लगा हुआ था, यहाँ भी इसे 3 ओम लगा हुआ है, और ये दोनों जो 3 और 6 वाले थे ये जुड़ के 2 हो गए। तो यहाँ नीचे वाला 3 तो बचा ही है, ऊपर वाला भी 3 बचा ही है, और ये कितना हो गया? 2 ओम। ठीक है। अब देखिए, एक के बाद ऐसे पीछे पीछे लगे हुए हैं, इनका मुंह जाके इनके पूछ में, इनका मुंह इनके पूछ में। अब कौन सा बन गया? एक में जुड़े रहेंगे, एक में एक जुड़े रहेंगे तो सीरीज। तो सीरीज के लिए नया फॉर्मूला होगा आर ट्रिपल डैश, निकाल लीजिए। तो 3 + 3 और प्लस 2, 3 दूना 6 और 6 2 8, 8 ओम आ गया। यानी जो फाइनल आर आया वो कितना आ गया? 8 ओम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर समझा देते हैं। ऐसा चित्र दिया हुआ है, यहाँ से ब्रांच निकाल दिया हुआ है, ब्रांच निकल गया तो पैरेलल हो गया, मतलब ये और ये दोनों मिला के पैरेलल थे। सबसे पहले पैरेलल को मारो गोली, पकड़ लो सिर्फ इसको, सीरीज वाले को। तो सीरीज में एक का मुंह जो है दूसरे के पूंछ से जुड़ा होना चाहिए। इसका मुंह इनके पूंछ से जुड़ा हुआ है, इनको हमने जोड़ दिया सीरीज वाले फार्मूला से। तो आर डैश लेके चले R1 R2 + R3, ये दिया हुआ है नाम सबका, जोड़ दिए। ठीक, जोड़े तो 6 आ गया, 6 आया तो ये दोनों जुड़ के यहाँ पर ऐसे बन गए, ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, जब ऐसे हो जाएंगे तो यहाँ ऐसे चित्र बन जाएगा। ऐसे बनेगा तो यही दोनों क्या है? ये दोनों जो है पैरेलल हो गए। अब पैरेलल बनेंगे तो पैरेलल के लिए फार्मूला 1/, करके लगता है। तो ये देखिए, अगर नाम में दिक्कत हो रहा है तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ। ये R4 वाला था, और ये जो आपका आया है ये R डैश आया हुआ था। तो ये R4 R डैश, उन दोनों को लेके सॉल्व करोगे 2 ओम आ गया। 2 ओम आ गया तो नया चित्र। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए, दोनों जुड़ के एक हो गए। तो यहाँ पर आपका R डबल डैश, ये आपका R1 था, ये आपका क्या है? R5। ये 3 का तीनों आप कैसे हो गए? सीरीज में। और सीरीज के लिए फिर फार्मूला वही एक के बाद जोड़ दीजिए। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 8 वोल्ट आ गया, यानी एक तो निकल गया, आर की वैल्यू निकल गई। आई की वैल्यू कह रहा है कैलकुलेट करिए। तो आई जो होगा वो होता है V/R, या 40/8, काट दोगे तो क्या जाएगा? 5 एम्पियर। यानी 40 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन करंट कितना भाग जा रहा है? केवल 5 एम्पियर। ऐसा क्यों हुआ? रेजिस्टेंसों की संख्या क्या थी? पैरेलल और सीरीज। सीरीज वाला करंट बढ़ाता है और पैरेलल वाला सीरीज वाला कम कर देता है करंट को, और पैरेलल वाला ज्यादा कर देता है। नोट करिए और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी उपकरण के अंदर करंट चलता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, तो वो टकराते रहते हैं, टकरा टकरा के गर्म कर देते हैं उपकरण को। इसी इफेक्ट के कारण जो है हमारा जो तार है वो गर्म हो जाता है, तो गर्म के पिघल जाता है। पंखा वगैरह चल रहा है तो कुछ समय बाद गर्म हो जाएगा, टीवी चल रहा है तो कुछ समय बाद गर्म हो जाएगा, मोबाइल चल रहा है तो कुछ समय बाद गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी हीटिंग इफेक्ट को हम लोग जानेंगे कि कितनी ऊर्जा उसमें निकलती है अगर करंट दौड़ता है कुछ